यार ये विपक्ष चुनाव जीते ना जीते पर अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर मास्टर स्ट्रोक तो मार ही दिया है। सिर्फ नाम रखने से वोट्स थोड़ी मिल जाते हैं, काबिलियत भी तो होनी चाहिए। हाँ बात तो सही है। और भाई 18 जुलाई को जो सरकार और विपक्ष दोनों के गठबंधन की मीटिंग हुई है उसके बारे में बता ना विस्तार से। मैं विस्तार से बताता हूं, तू बस आराम से बैठकर सुनेगा। अबे कभी खुद भी कोई रिसर्च कर लिया कर। चल छोड़। देख, मंगलवार 18 जुलाई का दिन देश की सियासत के लिए काफी अहम था। एक तरफ बेंगलुरु में विपक्ष के 26 दलों ने बैठक की, तो दूसरी ओर भाजपा की अगुवाई में 38 दल एनडीए की बैठक में शामिल हुए। विपक्ष ने अपने गठबंधन का जो नाम इंडिया रखा है उसका पूरा नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है। बैठक के बाद दोनों गठबंधनों ने अपने अपने जीत के दावे किए। पर भाई सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि विपक्ष के इंडिया और भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए में कौन ज्यादा मजबूत है। एक बार में एक सवाल कर, पहले सुन कि दोनों बैठकों में क्या हुआ। सबसे पहले तो विपक्षी दलों ने गठबंधन का नाम तय किया। सभी विपक्षी दलों ने लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ आने का फैसला लिया है। इंडिया की बैठक में सामूहिक प्रस्ताव भी पास हुआ। विपक्ष की अगली बैठक अब मुंबई में होगी और 11 सदस्यों की समन्वय समिति का गठन होगा और चुनाव के लिए दिल्ली में सचिवालय बनाया जाएगा। और बीजेपी वाली एनडीए ने क्या फैसला लिया? दिल्ली में एनडीए के खेमे में 38 राजनीतिक दलों ने एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। और इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्षी एकता पर जमकर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए मजबूरी वाला नहीं बल्कि मजबूती वाला गठबंधन है। एनडीए में कोई छोटा बड़ा नहीं है। पीएम ने विपक्षी एकता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट और केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन बेंगलुरु में दोस्ती दिखा रहे हैं। और पीएम ने कहा कि विपक्षी एकता छोटे छोटे दलों के स्वार्थ का गठबंधन है जो किसी भी कीमत पर केवल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की मीटिंग में 50% से ज्यादा वोट पाने का दावा किया है और इस दावे के पीछे अपने तर्क दिए। पीएम मोदी ने हर वर्ग को साथ लेकर चलने का मंत्र दिया और इसी के सहारे भाजपा अगले साल लोकसभा चुनाव में उतरेगी। संसद में इंडिया के कितने सांसद हैं? 141। और एनडीए की बात करें तो इस खेमे में अभी कुल 332 सांसद हैं। सबसे ज्यादा संसद भाजपा के पास 301 सांसद हैं। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के पास 13, लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति कुमार पारस के पास 6 सदस्य हैं, एनसीपी अजित गुट के 2 और अपना दल के पास 2 सांसद हैं। 9 ऐसे दल हैं जिनके पास एक एक सांसद है और 24 दल ऐसे हैं जिनके पास कोई सांसद नहीं है। भाई एक बात समझ में नहीं आई कि जिन पार्टी के सांसद नहीं उनको गठबंधन में क्यों लिया। कुछ पार्टी ऐसी भी है जिनकी ताकत संसद में नहीं है लेकिन क्षेत्र और जाति आधार पर पकड़ जरूर है। इनके कोर वोटर्स हैं जो कई सीटों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं और गठबंधन में होने की वजह से उसी पार्टी को वोट देते हैं जिनके साथ इस पार्टी का गठबंधन है। अच्छा ओके। और अब अगर स्टेट वाइज बात करें तो किस राज्य में किस पार्टी की कितनी पकड़ है? ये किया ना मजेदार सवाल। तो सुन, लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें यूपी में है और कहा जाता है कि जिसने यूपी जीत लिया वो सरकार में आ जाएगा। और अभी इनमें से 64 पर भाजपा, 9 पर बसपा, 3 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर अपना दल और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। एक सीट फिलहाल खाली है और यहाँ गठबंधन के हिसाब से और संसद में सदस्यों के हिसाब से भी भाजपा मजबूत दिख रही है। भाजपा ने यूपी के कई अलग अलग जाति और क्षेत्रीय पार्टियों को अपने साथ जोड़ा है जिसका फायदा बीजेपी को हुआ है अभी तक। इसके उलट विपक्ष यहाँ बिखरा हुआ है। समाजवादी पार्टी, आरएलडी और कांग्रेस का ही यहाँ गठबंधन है। विपक्ष से ही बसपा, एआईएमआईएम अलग चुनाव लड़ेंगे। इस तरह अभी की स्थिति में तो भाजपा का पलड़ा भारी लग रहा है। अब यूपी के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 48 सीटें हैं। पिछली बार भाजपा और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तब भाजपा के 23 और शिवसेना के 18 सांसद चुने गए थे। महाराष्ट्र के बाद बारी है पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ सबसे ज्यादा 42 सीटें हैं। 2019 में इनमें से 22 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस और 18 पर भाजपा की जीत हुई थी। बंगाल में 4 बड़े दल हैं, इनमें टीएमसी, भाजपा, कांग्रेस और सीपीएम है। और अभी बंगाल के 3 दल एक साथ आ गए हैं, इनमें टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम है।
इनके आने से विपक्ष मजबूत तो हुआ है, लेकिन अभी सीट बंटवारे को लेकर जरूर तीनों के बीच विवाद हो सकता है। इसके अलट भाजपा अकेले चुनाव लड़ रही है, जिसका फायदा उसे मिल सकता है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। पिछली बार इनमें से 39 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों को जीत मिली थी। जेडीयू भी तब एनडीए का हिस्सा थी। 17 सीटों पर अभी भाजपा का कब्जा है। यहां तक तो ठीक था, पर तमिलनाडु में अभी दिक्कत है, क्योंकि तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट है। 2014 में इन सभी सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। हालांकि 2019 में पासा पलट गया। एनडीए के खाते से सभी सीटें डीएमके के पास चली। डीएमके अभी इंडियन गठबंधन का हिस्सा है। भाजपा की नजर इस बार तमिलनाडु में काफी अधिक है, और यही कारण है कि एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने अपने ठीक बगल में एआईडीएमके के मुखिया पलानीस्वामी को बिठाया था। फोटो सेशन में भी पीएम मोदी के ठीक बगल में पलानीस्वामी बैठे थे। और तमिलनाडु में पटल्ली मक्कल काची और टीएमसी के साथ भी भाजपा ने गठबंधन किया है। ये सब बड़े राज्य थे। अब बात करें मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहां प्रत्येक राज्य में 20 से ज्यादा सीटें हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक में कांग्रेस और भाजपा की सीधी लड़ाई है, और गुजरात में भाजपा मजबूत है। ओडिशा में भाजपा की लड़ाई नवीन पटनायक के बीजेडी से है। उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है। ये वो राज्य है जहां लोकसभा की 70% से ज्यादा सीटें हैं। मतलब इन राज्यों में जीत हासिल करने वाला गठबंधन आसानी से केंद्र की सत्ता पर राज कर सकता है। तो भाई मेरे, अभी इंडिया वर्सेस एनडीए में कौन मजबूत है ये कहना मुश्किल है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसाब से इस बार एनडीए 50% से अधिक वोट इकट्ठा करेगी, और चुनाव में समय कम बचा है। मजा आएगा। कोई भी जीते, जीतेगा इंडिया ही। ओ भाई, अब ये बात नहीं कह सकता, क्योंकि जीतेगा इंडिया जो है वो इंडिया का नारा हो गया, इसलिए जीतेगा इंडिया बोलने पर भारी कंफ्यूजन होगा कि तू इंडिया कंट्री की बात कर रहा है या इंडिया अपोजिशन की। अरे मेरा मतलब था कि जीतेगा तो भारत का लोकतंत्र ही। अब ठीक है। वाह यार, समझदार हो गया। तो फिर चल, अब समझदारी से वीडियो शेयर कर, लाइक कर, और सबसे कहकर इंडिया लीडर चैनल को सब्सक्राइब करवा। बिल्कुल करवाता हूं।